पे जो हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स आए हैं उनका वेलकम करता हूँ। आज की जो ये ब्रीफिंग बुलाई गई है, ये अभी हमने देखा है कि कुछ जो साइबर स्कैम चल रहा है उसमें दो प्रोमिनेंट स्कैम जो सब हमारे कारगिल ज़िले में भी हमारे पास केसेस आए हैं, उसमें है एक तो डिजिटल अरेस्ट का और दूसरा है कि फेक एपीकेज जो एक सॉफ्टवेयर या फिर ऐप होती है एपीके के फॉर्म में, वो काफ़ी उस पर ग्रुप्स पे जो है वो चल रही है। तो उसके बारे में आज की जो ब्रीफिंग बुलाई गई है, थोड़ा उसके बाद हम अपना जो साइबर जो यूनिट है कारगिल पुलिस की, वो क्या क्या काम करी है, उसका अभी तक का क्या प्रोग्रेस रहा है, उसकी थोड़ी ब्रीफिंग रहेगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि जो फेक एपीके वाली ऐप चल रही है, जैसे कि अभी चल रही है जेके बैंक स्कीम से एक एपीके ऐप चल रही है, जेके बैंक मुद्रा लोन स्कीम से एक एपीके ऐप चल रही है, जेके बैंक डॉक्यूमेंट्स अपडेट नाम से एक एपीके ऐप चल रही है। मतलब ऐप वही है बट नाम चेंज हो के बार बार अलग अलग हो रही है। बेसिकली क्या है कि मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ये जो भी कोई इंस्टॉल करता है, अब जो एक नॉर्मल सिटीजन उसको पता नहीं है कि ये फेक ऐप है क्या है, वो तो उसको इंस्टॉल कर रहा है, बट उस इंस्टॉल करने के चक्कर में क्या है उसके फ़ोन में एक मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिससे उस फ़ोन का एक्सेस उसको मिल जाता है जो साइबर फ्रॉडस्टर वहाँ बैठा हुआ है। उस कारण से क्या होता है कि वो आपके जो भी ओटीपी वगैरह जो भी उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है वो डायरेक्टली कर लेता है। उसमें सिटीजन को पता भी नहीं चलता कि उसके फ़ोन में ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है, और वो ऐप आपको दिखने में असली लगेगी बल्कि, बट उसका एक्सेस उसके पास ही रहेगा। उसमें दूसरा क्या, जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते किसी अकाउंट में, फ्रॉडस्टर को पता है कि भाई इसमें के पास पैसे नहीं है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो उस केस में क्या करता है कि उसका व्हाट्सएप के थ्रू वो किसी और को भी वो जो एपीके ऐप है वो भेजता है। तो जब अपने किसी नॉन पर्सन से वो एपीके ऐप आती है तो अगला बंदा भी सोचता है कि हाँ भाई ये किसी ऑथेंटिक ऐप होगी, तो वो भी डाउनलोड कर लेता है। और ऐसे ही ये जो ऐप है ये मतलब प्रोग्रेस फर्दर होती जाती है, तो मालवेयर फैलता जा रहा है। तो मेरी एक जनरल पब्लिक से ये एक निवेदन मान लीजिए, आग्रह मान लीजिए कि आप ऐसी भी कोई भी जो फेक एपीके जो भी होती है उसको इंस्टॉल ना करें। सिर्फ कोई भी अगर सॉफ्टवेयर हो या फिर ऐप इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में तो प्रॉपर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिएगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो पूरा ऑथेंटिक चेक होके ही उस पर वो आता है। तो कोई भी ऐसी फेक एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, ये मेरी एक जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है। दूसरा, एक डिजिटल अरेस्ट जो पहले भी काफ़ी चला था देश के दूसरे कोनों में, अब कारगिल में भी 2-4 केसेस डिजिटल अरेस्ट के हमने देखे हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपको फ़ोन करेगा, एक अननोन नंबर से फ़ोन आएगा, उसमें आपको धमकी दी जाएगी कि भाई ऐसे आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे अरेस्ट हो चुका है, वो नारकोटिक्स के ड्रग्स में पकड़ा गया है, तो आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करिए उसकी बेल के लिए। और वो बाकायदा आपको फ़ोन पे वीडियो कॉल पे वो पुलिस वाला ही दिखेगा आपको, या कोई नारकोटिक्स का ऑफिसर होगा या कोई कस्टम्स का ऑफिसर होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अब उनका सेटअप भी पूरा ऐसा ही होता है कि मतलब प्रॉपर पुलिस स्टेशन का सेटअप करके रखेंगे वो एक, या तो फिर कस्टम ऑफिस का एक सेटअप करके रखेंगे। तो ऐसे भी उस डिजिटल अरेस्ट में लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सच में कहीं मतलब मेरे बच्चे के साथ ही वहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया है। जैसे पुलिस वाला कई बार क्या फ़ोन करेगा कि आपके बेटे का वहाँ एक्सीडेंट हो गया है तो उसके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए। तो इस टाइप के स्कैम्स में कभी नहीं पड़ना, डिजिटल अरेस्ट होना ही नहीं है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम की ऐसे सीआरपीसी में कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ फिजिकल अरेस्ट होता है, जो पुलिस सिर्फ फिजिकल अरेस्ट ही करती है। तो डिजिटल अरेस्ट से बचिएगा, मेरे लोगों से यही निवेदन दोबारा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ऐसा कुछ भी अगर होता है तो रिपोर्टिंग ज़रूरी है। साइबर क्राइम पोर्टल एनसीआरपी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है एनसीआरपी, उस पर आप रिपोर्ट करिए। 1930 है, उस पर कॉल करके उस पर रिपोर्ट करिए, नहीं तो डायरेक्टली आप पुलिस स्टेशन जाके भी अपने केस को रिपोर्ट कर सकते हैं। बट हमेशा मैं जनता से यही बोलता हूँ कि कभी भी जब पैसे निकलने वाली बात होती है उससे पहले एक बार खुद दिमाग लगा के सोच लीजिएगा कि ये कहीं सच है या नहीं है। कम से कम किसी पुलिस वाले की भी आप हेल्प ले सकते हैं, किसी नॉन की हेल्प ले सकते हैं कि भाई ये मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया है, इसमें ये ऐसे पैसे मांग रहा है, क्या करना चाहिए नहीं चाहिए मुझे। तो ये दो स्कैम्स जो अभी हमारे पास, हमारी साइबर यूनिट कारगिल के पास अभी
आने स्टार्ट हुए। कोई एक दो केस नहीं, मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, पिछले 2 महीने में काफ़ी केसेस आया, तो इसलिए हमने ब्रीफिंग बुलाई है ताकि लोगों तक हम ये अवेयर कर सकें। दूसरा, मैं एक थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ हमारी साइबर क्राइम यूनिट का। अब देखिए, डिजिटल नहीं, टोटल साइबर क्राइम का जो फ्रॉड है वो किस लेवल पे जा रहा है। लास्ट ईयर हमारे पास 95 कंप्लेन आई थी 2024 में, और इस साल अभी तक 93 कंप्लेन आ चुकी है। अभी तो अगस्त एंड हुआ है, अभी 4 महीने बचे। सोचिए 4 महीने में और कितना नुकसान हो सकता है। और जो हमने इस साल जो 93 कंप्लेंट्स है उसमें 4,72,000 तक की रिकवरी करके लोगों तक भी पैसे पहुंचाए हैं। और आगे भी हमारी टीम इसमें लगी हुई है कि जितना मैक्सिमम हो सके हम लोगों तक उनके पैसे रिकवर करा के पहुंचा सके। बट क्या है, इसमें थोड़ा मुश्किल ये होती है क्योंकि कई जगह ATM विड्रॉल हो चुका होता है तो केस और लंबा खिंचता है। बट लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस पे भरोसा रखिए, वो पूरी यूनिट लगी हुई है आपकी पैसे वैसे रिकवर करने के लिए। बट थोड़ा टाइम प्रोसेस होता है, टीम्स भेजनी पड़ती है दूर, क्योंकि जो ये जैसे पता है आपको कि जो ये साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर एरिया तो होता नहीं है। कोई राजस्थान में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, कोई बंगाल में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, कोई झारखंड में बैठ के ऑपरेट कर रहा है। तो हमारी टीम लगी हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि इस साल काफ़ी हाई नंबर में साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वही जनता से मेरा एक बार निवेदन रहेगा कि आप बचिए, डिजिटली अवेयर रहिए। कोई भी इशू आता है तो पुलिस को प्लीज़ बताइएगा। इसमें मैं कुछ साइबर टिप्स, जो साइबर सेफ्टी के लिए टिप्स हैं, वो भी मैं जनता को बताना चाहूँगा अभी। जैसे कि एक पब्लिक वाईफाई को यूज़ कम से कम करिए। जैसे आपका हो गया स्टेशंस पे हो जाता है, एयरपोर्ट्स पे हो जाता है, तो पब्लिक वाईफाई को कम से कम यूज़ करिएगा। सिर्फ अपने ओन प्राइवेट नेटवर्क जो आपका होता है उसी पे ही भरोसा करिएगा। दूसरा, किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी सस्पिशियस लिंक होता है उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये लिंक, जैसे कई बार क्या होता है, flipkart.co.in है, वो आया है, अब वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि .com, .co.in, .gov ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो उसमें क्या पता कौन सी वेबसाइट, कौन सी फ्रॉड हो सकती है। तो प्रॉपर आप ऑथेंटिक वेबसाइट ही खोलिए, कोई भी एक फ्रॉड वेबसाइट ना खोलिए, कोई भी अननेसेसरी लिंक पे क्लिक ना करिए। और मैंने आपको बताया कि जो ऐप है वो हमेशा ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिएगा, कोई भी APK सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करिएगा, स्पेशली एंड्रॉयड यूज़र के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड में ही ये APK फाइल डाउनलोड होती है, बाकियों में नहीं हो पाती है। OTP, पासवर्ड और बैंक डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और आजकल जो अभी ये 2 मैंने फ्रॉड्स बताए थे, डिजिटल अरेस्ट और ये वाला APK वाला, ये कारगिल और लद्दाख में ज़्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई डेटा ऐसा लीक हुआ है जो लद्दाख वासियों का, कि भाई उनके पास डेटा कहीं ना कहीं आया हुआ है, लद्दाख के JK बैंक के अकाउंट्स वगैरह उनके पास आए, तभी वो उनको टारगेट कर रहे हैं। कि JK की बैंक की ऐप बनाई है उन्होंने, वो इसलिए ही बनाई है क्योंकि उनको पता है कि भाई हाँ, कारगिल लद्दाख में मोस्टली JK बैंक ही यूज़र है, तो इसलिए हमें बचना है, जो मैं ये बता रहा हूँ आगे भी। और जैसे भी कोई भी ऑनलाइन परचेज करता है तो उसके लिए एक सेपरेट कार्ड या अकाउंट रखिए अपना। अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो एक अकाउंट हमेशा ऐसे रखिए जिसमें आप नेट बैंकिंग वगैरह ना ही यूज़ करें, एक हमेशा ऑनलाइन परचेज के लिए आप एक अलग से अकाउंट रखिए। दूसरा, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो फेक प्रोफाइल से हमेशा बच के रहिएगा, क्योंकि और सोशल मीडिया पे कभी भी अपना ज़्यादा डेटा शेयर नहीं करना। स्पेशली यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि कई लोग अपना एड्रेस भी शेयर कर देते हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट भी डाल देता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड देख पा रहा हूँ तो वो फ्रॉडस्टर भी आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस देख पा रहा है, उसी का वो यूज़ लेता है। आपका मोबाइल नंबर आप कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ना दीजिए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि कुछ भी होता है तो रिपोर्ट करिए 1930 NCRP पोर्टल, और लद्दाख पुलिस या कारगिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आप रिपोर्ट करिए। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए रहेगी। थैंक यू सो मच। सर, साइबर रिलेटेड डिस्कस चल रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि अभी तक कितने रजिस्टर्ड साइबर केसेस अभी तक जब से ये कयाम आया है साइबर यूनिट कारगिल में, और क्या स्टेटस हो गया है? देखिए, अभी मेरे पास जो डेटा है वो मैंने आपको बताया 2024 में 95 हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी साइबर रिलेटेड, और 2025 में अभी तक 93 कंप्लेंट्स आ चुकी है हमारे पास।
उसमें से कितना सॉल्व हुआ है, रिकवरी कितना हुआ है? रिकवरी हमने 4,72,000 अभी तक लोगों को दे चुके हैं। वो मल्टीपल केसेस में, किसी में कोई 10,000 की अमाउंट होती है, किसी में 15,000 भी होता है, किसी में कुछ लाख भी होता है, तो मल्टीपल अमाउंट अब हमने इसमें क्लब करके हमारे पास डेटा मेरे पास है अभी। अब मैं हर केस जाऊंगा तो फिर 93 केसेस बहुत लंबे हो जाते हैं। अभी मैंने आपको एक ब्रॉड डेटा दे दिया है कि कितना हमने रिकवर करके लोगों तक अभी तक पैसा दे दिया। सर इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगता है सर? देखिए वो केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइबर फ्रॉडस्टर है मोस्टली तो वो बाहर के लोग ही हैं, मतलब कोई राजस्थान मेवात एरिया से ऑपरेट कर रहा है, कोई जामताड़ा से ऑपरेट कर रहा है, कोई बंगाल से ऑपरेट कर रहा है। तो उनको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि 2-4 केस में अगर एक राजस्थान के एरिया का आया तो हम 4 केसेस में एक टीम भेज देते हैं फिर एक साथ ही कि भाई हाँ उनको एप्रीहेंड करके आए। बट मुश्किल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि म्यूल अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि मेरे बैंक से पैसा गया है, मेरे अकाउंट से पैसा गया है और वो आपके अकाउंट में आया है, तो आपका अकाउंट म्यूल अकाउंट है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपके नाम पे अकाउंट भी खुला हुआ है। वो तो जो फ्रॉडस्टर है उसने क्या किया कि आपका आधार कार्ड लिया, आपका पैन कार्ड लिया और आपका एक अकाउंट खुलवा दिया है। उसका आपका एटीएम कार्ड भी उसके पास ही होगा, तो ऐसे म्यूल अकाउंट है। अब हम जाएंगे तो आपको पकड़ने जाएंगे, बट आप कहोगे कि यार मेरे तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरा अकाउंट भी खुला हुआ है। तो मेन हमें है उस फ्रॉडस्टर तक पहुंचना है, तो उसके लिए काफ़ी थोड़ा हमें अलग अलग टेक्निक्स का भी यूज़ करना पड़ता है, तब जाके फाइनली हम उस तक पहुँच पाते हैं। सर अगर किसी का ये अकाउंट हैक हो जाए और किसी के अकाउंट से भारी पैसा अगर बाहर निकल जाए तो फौरी तौर पे उस शख्स को क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो पुलिस में रिपोर्ट करिए, अगर तुरंत नहीं तो 1930 पे फ़ोन करिए। कुछ भी उसको लगता है कि मेरे फ़ोन से पैसा निकल गया है तो सबसे पहले अपना जो भी एटीएम कार्ड वगैरह वो ब्लॉक कराइए। बैंक को बोलिए कि भाई मेरे ये सब ब्लॉक करो अगर उसको लग रहा है मेरा पैसा निकल रहा है। दूसरा 1930 पे फ़ोन करिए या NCRP पोर्टल है उस पर कंप्लेन करिए, नहीं तो पुलिस में आके डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे मेरे पैसे निकल रहे हैं। पर सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक कराना है, जो आपका कार्ड वार्ड जिससे भी पैसा निकल रहा है या फिर आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो आपको बैंक को सूचना ज़रूर देनी है, क्योंकि बैंक का भी एक मैकेनिज्म होता है कि वो आपका जो पैसा निकला उसको फ्रीज पे डाल सकता है वो। तो हमेशा बैंक को या पुलिस को तुरंत सूचना देनी है अगर उसको लगता है। तो पुलिस क्या प्रिवेंटिव मेजर स्टेप्स ले रही है स्पेशली फॉर यूथ एंड न्यू जनरेशन के लिए इन चीज़ों में? इसमें प्रिवेंटिव स्टेप्स यही है कि हम जो साइबर अवेयरनेस कराते हैं कैंप, स्कूल्स में भी कराया है हमने, पब्लिक प्लेसेस पे भी कराया है। बट देखिए टू बी ट्रूथफुल मुझे लगता नहीं कि इतना अवेयरनेस हम कराते स्कूलों में तो भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता तो इस साल हमारे केसेस और भी कम होने चाहिए थे। बट कहीं ना कहीं क्या है ना कि एक तो लोगों में अभी साइबर अवेयरनेस कम है, डिजिटल लिटरेसी कम है। जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि हमारे बूढ़े माँ बाप के साथ फ्रॉड हो सकता है क्योंकि वो डिजिटली लिटरेट नहीं है। बट जो यंगस्टर्स है क्या होता है कई बार पैसा कमाने के चक्कर में, शॉर्ट मनी के चक्कर में कि हाँ भाई ठीक है इस पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो उसमें होता है ना कि हाँ 10 दिन में पैसा डबल करिए, उस चक्कर में उस पर क्लिक कर दिया, फ़ोन हैक हो गया, पैसे निकल गए। तो ये सब देखिए पर्सनल चीज़ है आपकी ना। अब हमने कितने बार बताया कि सस्पिशियस लिंक पे क्लिक मत करिए मत करिए, बट वो लालच जो आदमी में है कहीं ना कहीं वो भी उसको मोटिवेट कर देती है कि भाई क्या है कि साइबर फ्रॉडस्टर को एक मौका चाहिए बस कि आप उसके ट्रैप में फंस जाओ, फंसते के साथ ही फिर तो वो आपके पैसे निकालते ही रहेगा। सर ऐसे में बैंक जैसे इस वक्त इनका जो साइबर वालों का फोकस है इस पे J&K बैंक पे, तो बैंक को क्या एहतियाती तदाबीर एख्तियार करना चाहिए? बैंक वालों की क्या फ़राइज़ है? क्योंकि अब लद्दाख में इनका फोकस है, तो बैंक वालों को अपना मतलब एक्टिविटी या अपना नज़र किस तरह से रखना चाहिए? देखिए बैंक का खुद का एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है जिसमें वो अगर किसी भी अकाउंट में कुछ मतलब कुछ ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शंस हो रही है या फिर कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन उनको दिखती है तो वो उसको फ्लैग कर देते हैं। वो फ्लैग करके फिर वो पुलिस वो NCRP पोर्टल पे होता है ना, FIU पोर्टल पे उसको फ्लैग कर देते हैं, ठीक है ना। फिर वो इनडायरेक्टली हमारे पास ही आता है कि हम उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो बैंक का तो यही है कि अब देखिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो बैंक को तो पता नहीं है कि भाई कौन सा कस्टमर रियल है कौन सा कैसा कस्टमर है, तो बैंक अपने लेवल पे भी करते हैं चीज़ें वाली। बस लास्ट सवाल होगा सर, चलते अपार्ट साइबर क्राइम क्या कुछ नए डेवलपमेंट अगर लद्दाख पुलिस में अगर आए हैं तो आप शेयर कर सकते सर हमारे बिजनेस के साथ? ये देखिए अभी तो हमारी VIP मूवमेंट्स ख़त्म हुई है क्योंकि अभी हिज होलीनेस का विजिट था लास्ट में, फिर उसके बाद हमारे LG साहब भी
फर्स्ट टाइम कारगिल आए, उसके बाद सेकंड टाइम कारगिल आए, फिर केवीडी भी था जुलाई के टाइम पे, अगस्त में हमारा चेलम था, और फिर ये सुरू फेस्टिवल था। तो अभी तो मोस्टली वीआईपी ड्यूटीज़ एंड बंदोबस्त ड्यूटीज़ में बिजी थे अभी तक कारगिल पुलिस। और अभी हमारा फोकस ये है कि हम वापस से जो भी क्राइम हमारा है, जैसे कि मतलब क्राइम पे हमने साथ साथ काम भी किया है, बट वापस से हमारे जो पुराने केसेस पेंडिंग है उस पर हम दोबारा काम कर रहे हैं ढंग से। फिर ड्रग्स के रिगार्डिंग हमने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम बना के काम कर रहे हैं अंडर दी गाइडेंस ऑफ एसएसपी सर। और साइबर क्राइम यूनिट भी अपने फोकस हो गई है, क्योंकि जब क्या कि थोड़ी ड्यूटीज़ अलग होती है तो थोड़ा डाइवर्जन आ जाता है। बट वापस से अब हम अपना मेन अपना जो कोर काम है पुलिसिंग का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपना क्राइम प्रिवेंशन करना, उस पर फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब सीआरपीएफ भी हमारे पास आ चुकी है, तो हमने नाइट पेट्रोलिंग इंटेंसीफाई कर दी है इस टाइम पे, और डे पेट्रोलिंग में इंटेंसीफाई कर दी है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी क्या होगा कि मौसम चेंज हो रहा है, तो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन वापस जाएगी, वर्कर्स वगैरह वापस जाएंगे, सो देयर हाई चांसेस कि चोरी वोरी के जो केसेस है वो बढ़ने के है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने डे एंड नाइट पेट्रोलिंग इंटेंसीफाई कर दिया है, और हम रैंडम चेकिंग भी कर रहे हैं, स्पेशली उन जो एरियाज़ में जहाँ पे टेनेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। सर अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि टैक्सीज में ज़्यादा ड्रग्स स्मगलिंग हो रहा है, तो लद्दाख पुलिस का किस तरह से सुपरविजन रहेगा सर? जो पैसेंजर्स टैक्सी से वहाँ से ज़्यादा ड्रग्स पकड़ रहे हैं लद्दाख पुलिस। देखिए, हमारा जो नाका चेकिंग होती है मीना मार्ग पे चेकिंग होती है, स्लिस्के पे हमारी चेकिंग होती है। तो मोस्टली नाका चेकिंग में क्या है ना कि देखिए टैक्सियों का इनफ्लो काफ़ी है, गाड़ियों का इनफ्लो काफ़ी है, बट अगर हम हर टैक्सी को रुकवा के चेक करने लग जाए तो भी फिर टूरिस्ट भी इशू करते हैं कि मतलब फिर वो एक जो कारगिल का टूरिज्म का जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाता है कि यार यहाँ तो हर जगह इसको भी जेके बनाया हुआ है क्या कि हर जगह पे चेकिंग हो रही है। तो स्पेसिफिक इनपुट्स जो हमें आते हैं कि हाँ भाई इस गाड़ी में आ रहा है, उसमें आ रहा है, तो हम उस पर वर्क करते हैं। बाकी जो रैंडम चेकिंग है वो हम करते रहते हैं। उसमें क्या है ना कि एक थ्रेट रहता है कि जो लेके आने वाला है कि हाँ भाई यहाँ पे तो नाका लगा हुआ है, यहाँ तो पुलिस चेकिंग करती है, तो वो थ्रेट बनना ज़रूरी है। तो यही है हमारा टैक्सी के प्रति, तो कि हम चेकिंग वेकिंग करते रहते हैं टाइमली। Ladakh Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe